मैं डॉक्टर रविंद्र बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर बीसीबी, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी। अभी हमने पिछले लेक्चर में आपसे बात की थी कि समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किन परिस्थिति में। आज हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र का जन्म के बाद समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र के बारे में जानने के लिए हमको विशेष रूप से पहले हम कुछ किताबें नोट कर लें। जैसे जिसने 12th तक का बैकग्राउंड समाजशास्त्र का नहीं रहा है, उसको एक किताब है व्हाट इज सोशियोलॉजी, एलेक्स इंकेल्स की, बहुत अच्छी किताब है। दूसरी किताब लिख सकते हैं सोशियोलॉजी ए गाइड टू द प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, टीबी बाटमोर की। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है किताब। तीसरी किताब सोशियोलॉजी हेरलम्बस। इसके अलावा सोशियोलॉजी विद्याभूषण सचदेवा। इसके अलावा नेक्स्ट किताब है सोशियोलॉजी सिंघवी और गोस्वामी। इसके साथ ही एनसीईआरटी की कक्षा 11 और कक्षा 12 की किताबें भी आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र के बारे में अनेक समाजशास्त्रियों ने समय समय पर अनेक परिभाषाएं दी। देखा जाए तो सबका मुख्य उद्देश्य समाज को जानना है, समाज को वैज्ञानिक ढंग से जानना है, सामाजिक क्रियाओं को जानना है, सामाजिक संबंधों को जानना है, सामाजिक अंतःक्रियाओं को जानना है, सामाजिक विकास को जानना है, सामाजिक विघटन को जानना है, सामाजिक विचलन को जानना है। इसमें अगर हम कुछ समाजशास्त्रियों की दृष्टिकोण पर ध्यान दें तो वार्ड कहते हैं समाजशास्त्र समाज का विज्ञान, अर्थात ये समाज के बारे में अध्ययन पे जोर देता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं मैकआवरपेस की, जो उन्होंने अपनी किताब समाज सोसाइटी में प्रस्तुत किया है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने वाला विषय समाजशास्त्र है। तीसरे, गिडिंग्स कहते हैं समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध अध्ययन है और उसकी व्याख्या करता है, यानी स्टेप बाय स्टेप। कोई शॉर्टकट नहीं है कि शॉर्टकट ढंग से इसका अध्ययन किया जाए, ये क्रमबद्ध अध्ययन है। समाजशास्त्र नेक्स्ट है जारसिमल। समाजशास्त्र मनुष्य के अंतः संबंधों व स्वरूपों का अध्ययन है। ये अंतः संबंधों का अध्ययन है, स्वरूपों का अध्ययन है। इसी तरह से जॉनसन कहते हैं, हैरियम जॉनसन, उनके एक किताब भी है, बहुत अच्छी किताब है, सोशियोलॉजी पे ही है। ये हैरियम जॉनसन ने लिखी है। वो कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, अर्थात सामाजिक समूह का अध्ययन ये सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से करता है। अर्थात हम ये देखें कि उपरोक्त जितने भी समाजशास्त्रियों का जिक्र हमने किया अब इससे पहले, वो सभी लोग समाज के वैज्ञानिक ढंग पे जोर देते हैं। अगर इससे पहले हमने बात की थी कि समाजशास्त्र विषय के बारे में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों पर जो भ्रांतियां हैं, जो दृष्टिकोण हैं, वो दृष्टिकोण भी समाजशास्त्र के विकास में बाधा पैदा कर रहे हैं। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अनेक इलाकों में, राजस्थान के अनेक इलाकों में, मध्य प्रदेश के अनेक इलाकों में समाजशास्त्र को एक सामान्य विषय, एक ऐसा विषय मानते हैं, लड़कियों का विषय मानते हैं। ये ऐसा विषय मानते हैं कि इसमें कुछ भी लिखाओ और पास हो सकते हैं। लेकिन अगर हम जेएनयू की बात करते हैं, जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जहाँ से समाजशास्त्र को पढ़ने के बाद लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों तक पहुँचे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्कोप की। अगर हम इसके स्कोप पे ध्यान देते हैं तो स्कोप में, अर्थात अध्ययन क्षेत्र में, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र को जाने बिना, इसकी विषय वस्तु को जाने बगैर हम समाजशास्त्र को विस्तृत रूप से जान नहीं सकते। इसके अध्ययन को जानने के लिए हम ध्यान देते हैं तो इसको दो संप्रदायों में बांटा गया है। एक संप्रदाय है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयवादी संप्रदाय।
स्वरूपात्मक संप्रदाय ये मानता है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, अर्थात इसको विशेष विज्ञान के रूप में डेवलप करना चाहिए, जिसके समर्थक हैं जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, वीरकांत, वॉन वीज और टॉनीस, जिन्होंने इसको विशेष विज्ञान पर बनाने पर जोर दिया है। इसमें अगर हम बात करते हैं जॉर्ज सिमेल की, जॉर्ज सिमेल का कहना है कि स्वरूप और अंतर्वस्तु, दो रूपों में इसको अगर हम समझें, स्वरूप और अंतर्वस्तु ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्वरूप का मतलब इनका पृथक अध्ययन किया जा सकता है, मतलब स्वरूप का भी और अंतर्वस्तु का भी। जैसे हम कोई बर्तन लें और बर्तन का जो बाहरी आकार है वो बाहरी आकार उसका स्वरूप है, जबकि उसके अंदर जो चीज़ रखी हुई है, जो वस्तु है, वो उसकी अंतर्वस्तु है। अब हम अगर बात करते हैं सहयोग, प्रतिस्पर्धा, अनुकरण, ये प्रमुखतः समायोजन आदि संबंधों के ये प्रमुख स्वरूप हैं। इसी तरह से ये आवश्यक है कि हम उनकी बाहरी प्रकृति अर्थात पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करें, जबकि दूसरी ओर हम आर्थिक सहयोग, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, धार्मिक अनुकरण, राजनीतिक प्रमुख, ये सब बातें जो है ना इसके अंतर्वस्तु का बोध कराती है, मतलब अंतर्वस्तु का बोध कराती है। इस अंतर्वस्तु का अध्ययन केवल समाजशास्त्री नहीं बल्कि दूसरे विज्ञान भी कर सकते हैं, जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि। अतः यहाँ पर जॉर्ज सिमेल ये कहना चाहता है कि इसके हमको स्वरूप का अध्ययन, स्वरूप के विशेष रूप से जैसे हमने बात कही थी सहयोग, प्रतिस्पर्धा, इन सब का अध्ययन पे विशेष जोर देना चाहिए। अतः समाजशास्त्र को के विश्लेषण में यदि हम अंतर्वस्तु का विश्लेषण न करके उसके स्वरूप को भी सम्मिलित करें तो हम समाजशास्त्र को हम आगे एक विशेष विज्ञान के रूप में ले जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम मैक्स वेबर की बात करते हैं, मैक्स वेबर मानव संबंधों का क्षेत्र ये मानता है कि मानव संबंधों का जो क्षेत्र है बड़ा व्यापक है, केवल सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि मानव तो अनेक तरह की क्रियाएं करता रहता है। ये इन क्रियाओं में विशेष रूप से जो सामाजिक क्रियाएं हैं उनका ही अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाना चाहिए। अब बात आती है सामाजिक क्रिया क्या है। मैक्स वेबर ये मानता है कि जो लोग दूसरों के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं वो व्यवहार सामाजिक क्रिया का पहला पार्ट हो सकता है। दूसरा, यानी वो क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए, मतलब उसका कोई मतलब होना चाहिए। बिना मतलब के कोई क्रिया अगर की जाती है तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। तो इसलिए सामाजिक क्रिया समस्त मानवीय संबंधों का एक विशेष भाग है। जितने भी मानव क्रिया करता है उसका एक विशेष भाग है सामाजिक क्रिया। अतः समाजशास्त्र को भी विशेष सामाजिक विज्ञान के रूप में विकसित करना चाहिए। मैक्स वेबर इस बात को मानता है। लगभग यही सब बातें वीरकांत, वॉन वीज, ये सब भी समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने पर जोर देते हैं। टॉनीस यहाँ पर विशेष रूप से इसको एक विशुद्ध अर्थात प्योर सोशियोलॉजी बनाने पर जोर देता है, जबकि फीचर और सोरोकिन स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे सिंथेटिक स्कूल की अर्थात समन्वयात्मक संप्रदाय की, समन्वयात्मक संप्रदाय के फॉलोवर हैं दुर्खीम, सोरोकिन और हाबाउस। ये मानते हैं कि संपूर्ण समाज की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान बनाना चाहिए, अर्थात ये इसको एक सामान्य समाजशास्त्र पर जोर देते हैं। इसके समर्थक जो दुर्खीम है उनका कहना है समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान, अर्थात इसको संपूर्ण समाज की समान विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। इसके सभी सदस्यों पर बाध्यतामूलक प्रभाव होता है। यदि सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन कर लें तो सभी सामान्य विशेषताओं को समझा जा सकता है, अर्थात समाजशास्त्र में समाज का सामान्य अध्ययन ही होना चाहिए। दूसरी तरफ सोरोकिन प्रत्येक सामाजिक विज्ञान एक दूसरे पर निर्भर है, इस पर बात जोर देते हैं, अर्थात ऐसे सामान्य समाजशास्त्र को विकसित करना चाहिए जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों और प्रस्तुत
जो निष्कर्ष हैं उसमें समन्वय स्थापित कर सके। एक तरह से हम अगर ध्यान दें तो कोई भी सोशल साइंसेस इंडिपेंडेंट नहीं है। प्रत्येक विषय, प्रत्येक सामान्य विज्ञान दूसरे सामान्य विज्ञानों पर, सामाजिक विज्ञानों पर निर्भर रहता है। इसलिए ऐसी चीज़ें डेवलप करनी चाहिए, ऐसे सिद्धांत डेवलप करने चाहिए जो सब में समन्वय स्थापित कर सके। अब बात आती है इसके बाद इसके सब्जेक्ट मैटर पर, अर्थात विषय वस्तु पर। इसके विषय वस्तु को जानने के लिए हम कुछ समाजशास्त्रियों के विचारों पर ध्यान दें। इसमें अगर हम, क्योंकि विषय वस्तु को जाने बगैर हम समाजशास्त्र का अध्ययन अच्छी ढंग से नहीं कर सकते। दुर्खिम, इमानुएल दुर्खिम, इन्होंने इसके विषय वस्तु को समझाने के लिए 3 बातें कही हैं। 3 भागों में बांटा है: सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। सामाजिक स्वरूप शास्त्र क्या है? अर्थात जो सामाजिक जीवन के स्वरूप हैं, जो उसकी भौगोलिक दशाएं हैं, सामाजिक जीवन पर प्रभाव हैं, जैसे जनसंख्या, घनत्व, ये सब बातें एक तरह से स्वरूपात्मक संप्रदाय, स्वरूपात शास्त्र के अंतर्गत आती है। इस सब का जिक्र हमने इससे पहले भी किया है। सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र में चूंकि हमारा शरीर अनेक जिस तरह से कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसी तरह से समाजशास्त्र में भी हम समाज की बात करते हैं तो समाज में अनेक इकाइयां हैं। ये इकाइयां जिसमें जैसे हम कह सकते हैं कानून, परिवार, भाषा, नैतिकता आदि, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जा सकता है। सामान्य समाजशास्त्र, सामान्य नियमों के जो कि सभी समाज विज्ञान में समन्वय स्थापित कर सके, उनको डेवलप करना। इस तरह से इमानुएल दुर्खिम के हिसाब से जिस वर्ग क्या कहते हैं? जिस वर्ग कहते हैं सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्याधिकी। सामाजिक स्वरूप शास्त्र वही सब बातें जो दुर्खिम ने कही, अर्थात सामाजिक जीवन में स्वरूप जिसमें भौगोलिक दशाएं हमने जिक्र किया था। इसी तरह से सामाजिक प्रक्रियाएं जिनका अध्ययन हम करते हैं, जिसमें जैसे सहयोग है, संघर्ष है, अनुकरण है, अनुकूलन है, सात्मीकरण है, समायोजन है, प्रतिस्पर्धा है। इसी तरह से सामाजिक नियंत्रण जिसके अंतर्गत हम अनेक तरह की प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे धर्म, प्रथा, परंपरा, कानून, जनरीतियाँ, जनमत। ये सभी बातें, जैसे धर्म की बात करते हैं, ये भी समाज को नियंत्रित करता है, प्रथा भी नियंत्रित करती है, परंपरा भी नियंत्रित करती है, कानून भी नियंत्रित करता है, और जनरीतियाँ हमको अपने आसपास दिखाई पड़ती, महसूस होती हैं, जिसके अनुसार हम सही ढंग से व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह सामाजिक व्याधिकी, समाज में जहाँ पर नियंत्रण से संबंधित बातें रहती हैं, वहाँ पर उसी के साथ साथ कुछ व्याधिकियाँ भी दिखाई पड़ती हैं, जिसमें हम विघटनकारी गतिविधियों का जिक्र करते हैं, जैसे निर्धनता, बेकारी, आत्महत्या, भ्रष्टाचार आदि। इसके साथ ही सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए हम एक किताब हमने शुरुआत में बताई थी, एलेक्स इंकल्स की व्हाट इज सोशियोलॉजी। बहुत अच्छी किताब है, जिसमें एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के लिए 3 उपागम पे जोर दिया है। एक उपागम है ऐतिहासिक उपागम, दूसरा उपागम है अनुभविक, और तीसरा विश्लेषणात्मक। इन उपागमों के माध्यम से हम समाजशास्त्र को अच्छी ढंग से समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ बिंदु बताए हैं, जैसे सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयाँ, समाजशास्त्रीय विश्लेषण, आधारभूत सामाजिक संस्थाएं, साथ में मौलिक सामाजिक संस्थाएं। इस तरह से सामाजिक जीवन की जो प्राथमिक इकाइयाँ, उसमें मानव व्यक्तित्व, समूह, समुदाय, समितियाँ, संगठन, जनसंख्या, समाज आदि। समाजशास्त्रीय विश्लेषण में उन्हें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, सामाजिक विज्ञानों में प्रयुक्त वैज्ञानिक पद्धति, मानव संस्कृति और समाज। इसी के साथ आधारभूत सामाजिक संस्थाओं में परिवार एवं नातेदारी, राजनीतिक एवं वैधानिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं,
शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक संस्थाएं, मनोरंजनात्मक एवं कल्याण संस्थाएं, कलात्मक और अभिव्यक्तिकारी संस्थाएं। इसी के साथ साथ मौलिक सामाजिक संस्थाओं में विभेदकारी एवं स्तरीकरण, सहयोग समायोजन सात्मीकरण, सामाजिक संघर्ष, संचार, सामाजिकरण एवं सैद्धांतिकरण, सामाजिक मूल्यांकन, सामाजिक विचलन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन। इस तरह से इसके सब्जेक्ट मैटर में हमको बहुत सारी ऐसी संस्थाएं भी दिखाई पड़ती हैं जिनका हम अध्ययन समाजशास्त्र में करते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने समाजशास्त्र के स्कोप पर जोर दिया, समाजशास्त्र के